माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी फिर से ग्लोबल मीडिया में छाए हुए हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि इंडिया से 50% का टैरिफ घटाकर 18% तक कर दिया जाएगा, वैसे ही पूरे ग्लोबल मीडिया में तहलका छा जाता है और अलग अलग तरीके की बातें होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कहा ही था, मोदी को हार माननी ही पड़ेगी ट्रंप के सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की जीत हुई और मोदी की हार हुई। लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि ना ट्रंप की जीत हुई और ना ही मोदी की हार हुई। यह फैसला बेहद जरूरी था इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर यह फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में हमारी भी हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो सकती थी। एक एक आंकड़ों पे आज मैं बात करूंगा, एक एक आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, चीरफाड़ करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो भी दोस्त यहां पर नए आए हैं उन सभी के लिए एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर बेहतरीन लेक्चर्स में लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज में क्या छाया हुआ है कि अभी फरवरी में आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने 50% से पहले 50% का टैरिफ लगाया था और उसको घटा करके 18% का टैरिफ कर दिया है। यह अनाउंसमेंट किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भी और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी। ये बहुत ज्यादा मीडिया में चल रहा है, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से 50% हुआ और एकदम से ट्रंप ने बोल दिया नहीं नहीं 50 नहीं लगाना, 18% लगा के बात खत्म करते हैं। ऐसा नहीं हुआ है। क्लियर है पॉइंट बच्चों। और ये जो टैरिफ लगाया गया था ना, इसलिए लगाया गया था कि इंडिया रशिया से ज्यादा तेल खरीदता था, रशिया से ज्यादा तेल खरीदता था। ठीक है, दुनिया ये कह रही थी कि रशिया से ज्यादा तेल खरीदता था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि भाई साहब रशिया तेल खरीदता था, रशिया के पास पैसे आते थे और उस पैसे का वो यूक्रेन के खिलाफ, उस पैसे का यूक्रेन के खिलाफ वो इस्तेमाल करता था। ठीक है भैया, ये बात भी है। लेकिन दूसरा पक्ष देखें तो ये भी तो है ना कि हम रशिया को रशिया को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये तो सच बात है। लेकिन हम यूएस के साथ भी तो कहीं ना कहीं कमी कर रहे थे ना। हम यूएस के ट्रेड के उसको देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं। तो हम यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी कि यूएस से पैसा हमारे पास ज्यादा आता है और यूएस हमको इंपोर्ट कम करता है, यानी कि पैसा जाता कम है। तो जाहिर सी बात है भैया, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भैया आप रशिया को ज्यादा पैसा दे रहे हो और रशिया से कम पैसा ले रहे हो, और हमारे से पैसा ज्यादा ले रहे हो और कम पैसा दे रहे हो, जबकि मैं भी आपको उतना ही हथियार सप्लाई करता हूं, मैं भी आपकी इकोनॉमी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हूं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि सुनो भाई, थोड़ा सा बैलेंस कर लो, थोड़ा सा रशिया से इधर काट दो, थोड़ा सा हमारे साथ डील कर लो यार। ज्यादा रशिया के साथ खत्म मत करो व्यापार, लेकिन हाँ थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो ना यार। तो यही यहां पर किया गया है कि थोड़ा इधर से रशिया से काटा गया है और थोड़ा ये यूएस को दिया गया है। और रीजन भी क्या है, एक एक आंकड़ों के साथ समझाता हूं, तो आप लोग अंत में बने रहे, अंत तक बने रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, बहुत ज्यादा कई महीनों से टेंशन चल रही थी कि भैया टैरिफ लगा दिया यूएसए ने इंडिया के ऊपर। नो डाउट इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा नुकसान तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है भारत और यूएस के द्वारा। चलिए देखते हैं, एक बार थोड़ा नजर फिरा लेते हैं कि कितना कितना पैसा कहां कहां से आता था। यूएस का पैसा कितना आता था भारत में और भारत का कितना पैसा जाता था यूएस में। देखिए बच्चों, ट्रेड बिटवीन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अनाउंस थी। कितना? 129.2 बिलियन 2024 में ट्रेड हुआ। याद रखना 2024 में कितना ट्रेड हुआ है, व्यापार हुआ है भारत और यूएस के बीच में 129.2 बिलियन, ठीक है, डॉलर का। विद द यूएस एक्सपोर्टिंग, यूएस ने कितना एक्सपोर्ट किया है, यानी कि यूएस ने अपना सामान 41.8 बिलियन का भारत को बेचा है, ध्यान समझना। और इंडिया ने कितना बेचा है भाई साहब, तो 87.4 बिलियन का। यानी कि यूएस से 87.4 बिलियन पैसा भारत में आया है, लेकिन भारत से गया कितना है, मात्र 41.8 बिलियन पैसा गया है। यानी कि भारत को एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया गया है यूएस की तरफ से, 45.7 बिलियन। 45.7 बिलियन यूएस ने एक्स्ट्रा पैसा भारत को दिया है। और यही आंखों की किरकिरी थी डोनाल्ड ट्रंप के कि भैया आप रशिया को पैसा दे रहे हो और हमारा पैसा ले रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। यह प्रस्ताव मोदी जी को दिया गया था, लेकिन मोदी जी को लगा कि नहीं यार, हम रशिया के साथ अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ यूएस ने बोला कि दोस्ती मत तोड़ो, थोड़ा बैलेंस तो करने की कोशिश करो यार। यहाँ पे देखो, तो अब देखो टॉप अमेरिकन एक्सपोर्टर्स, यहाँ पे देखो कितना मिनरल ऑयल हमको अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मेटल्स बहुत सारे एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आप देखोगे टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पार्ट्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि टीवी वीवी ये सब टाइप की चीजें होती है, वो भी हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और जो एयरक्राफ्ट हो गया उसके पार्ट्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, फ्रूट नट, ये बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं भारत में, यानी कि हमको यूएस बेचता है और भारत यूएस को क्या बेचता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी भेजता है, फार्मास्यूटिकल दवाइयां दवाइयां वगैरह बेचता है, पत्थर हो गए जो नग वगैरह होते हैं वो सारी चीजें बेचता है। यानी कि आप देखोगे कि दोनों ही देशों में ट्रेड चल रही है, लेकिन घाटा किसका हो रहा है, यहाँ पे यूएस का घाटा हो रहा है शुरू से, और ये डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है भाई साहब, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है बैठ के। तो अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्या बोला कि भाई साहब देखो, भारत का क्या हो रहा है, यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, भारत का क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। दो तरीके की चीजें होती है, एक सरप्लस होता है और एक डेफिसिट होता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिशेष यानी कि फायदा, लाभ हो रहा है, अधिशेष यानी कि फायदा, सरप्लस यानी कि अधिशेष, ठीक है बच्चों, अधिशेष यानी कि लाभ हो रहा है भारत का, लेकिन डेफिसिट यानी कि घाटा हो रहा है यहाँ पे किसका, यूएसए का। ये मैं आपको बता चुका हूं, साफ तौर पर आंकड़ा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये यूएस का कंसर्न है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भैया ट्रेड बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, और क्यों हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं भारत में सामान, क्योंकि भारत का टैरिफ ज्यादा है अमेरिकन सामानों पे। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सेस, मार्केट में घुसने के ऊपर बैरियर है, रुकावट है भारत की तरफ से। भारत ने बहुत सारे सामानों पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है कि भाई यूएस का सामान भारत में आके महंगा हो जाता है। ये भी एक समस्याएं थी। तो अभी ये 50% टैरिफ लगाने का एक मोटिव था, और मोटिव क्या था कि भाई साहब भारत थोड़ा और इंपोर्ट करना शुरू कर दे, थोड़ा और इंपोर्ट करना शुरू कर दे, किसका, यूएस गुड्स का, यानी कि अमेरिकन सामान का। अभी देखिए ये जो दिस अप्रोच शेप्ड टफ बायलैटरल नेगोशिएशन, अभी देखिए ये जो अप्रोच है ना, किया गया है ना, ये बहुत ही टफ बायलैटरल नेगोशिएशन का रहा है, यानी कि दोनों पक्षों ने मतलब बहुत ही मजबूती से अपने अपने पक्ष रखे हैं और फिर बाद में ये डिसीजन लिया गया है। अभी देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, भारत से नाराजगी दिखाई और 50% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि पॉजिटिव जो यूएस टैरिफ 50% का लगा दिया गया था। अब आप देखोगे, अब 50% का टैरिफ लगाने के बाद इमीडिएट इंपैक्ट क्या हुआ, यानी कि भारत ने क्यों पलट के ये बोला है कि ठीक है यार डोनाल्ड ट्रंप, हम आपकी बात मानते हैं, सहमत हैं, नो डाउट यार, ठीक है, कि हम एक ही तरफ अगर हम लोग एनर्जी के लिए झुके रहे और एक ही तरफ हम लोग पैसा देते रहे तो आपकी नाराजगी जायज है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। एंड नो डाउट रशिया जिस तरीके का कंट्री है, उस पे बहुत सारे सैंक्शंस पहले ही लग रहे हैं यूक्रेन के मामले में, और रशिया देखो इंटरनेशनल मामले में ज्यादा बवाल नहीं काटता है। अगर रशिया के ही ऑयल्स पर सैंक्शन लगा दिया गया, जैसा कि यूएस ने रशिया के ऑयल्स पे सैंक्शन लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है भैया, हो सकता है कि रशिया से हम लोग तेल ही नहीं खरीद पाए फ्यूचर में, और इधर यूएस के साथ झगड़ा मोल लेके बैठ गए हैं, तो भैया इंडिया में एनर्जी आएगी कहां से। तो यहां पे एक बहुत ही समझदारी के साथ बैलेंस डिसीजन लेना जरूरी था भारत के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो क्यों जरूरी था, ध्यान से देखना, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, इंडिया का एक्सपोर्ट था डिक्लाइन हुआ, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और कितना, 6.86 बिलियन अगस्त में, इतना कम गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे 6.30 बिलियन अक्टूबर में, यानी कि देखो ट्रेड यहां से यहां जा रहा है, यहां से एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक्सपोर्ट कम होने का मतलब, निर्यात कम होने का मतलब, निर्यात होता है तो पैसा आता है, निर्यात होता है तो पैसा भारत में आता है, ठीक है। तो भाई जितना निर्यात कम होता चला जाएगा उतना ही पैसा भारत में कम आएगा, तो भारत का नुकसान है यहाँ पे भाई साहब। और कौन कौन सा सेक्टर को नुकसान है, गारमेंट यानी कपड़ा, फुटवेयर, और आप देखोगे स्पोर्ट्स गुड्स का बहुत ही ज्यादा नुकसान है। और ये तीनों के तीनों सेक्टर आप देखोगे लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब इसमें मजदूर ज्यादा काम करते हैं, मशीनों से बहुत ही कम काम होता है। अब जितने ज्यादा कम का एक्सपोर्ट होगा उतनी फैक्ट्रियां बंद होंगी, सीधी सी बात है भैया। पहले 50 यूनिट कोई सामान बिकता था यूएस में, अब टैरिफ लगाने की वजह से सिर्फ 10 यूनिट बिकेगा, तो भैया 40 यूनिट की फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो बेरोजगारी फैलेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इस तरीके के इंडस्ट्रीज में, गारमेंट्स में मशीन से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, फुटवेयर में मशीन से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, स्पोर्ट्स में मशीन से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, तो कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, और बढ़ने ही लग गई थी। क्लियर है पॉइंट। हाँ, एक यहाँ पे आप चीज देखोगे कि नवंबर में एक छोटा सा हमको बेनिफिट मिला था कि हमारा 22% का एक्सपोर्ट बढ़ा जरूर था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे बढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बढ़ा था। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई सिलाई विलाई थोड़ी करनी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मशीन मशीन का खेल है, यानी कि बेरोजगारी तो एज इट इज रहेगी। ये नो डाउट फायदा जरूर हुआ था, ठीक है, लेकिन ओवरऑल की बात करें फायदा जरूर हुआ था,
लेकिन आप देखोगे कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि इसमें मजदूर बहुत ही कम काम करते हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में मजदूर काम करते हैं उनका एक्सपोर्ट कम होगा, तो जाहिर सी बात है भैया बेरोजगारी फैलेगी, और यही भारत में हो रहा था। अभी देखिए, तो भारत ने क्या किया, भारत ने अवॉइड अवॉइड किया रिटेलिएशन, कि भैया तुमने 50% हम टैरिफ लगाया है तो हम भी 50% लगाएंगे, ऐसा भारत ने नहीं किया। क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि भैया हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं यूएस से। ठीक है बच्चों, आप देखना उसके बाद यहां पर भारत ने क्या किया, रिटेलिएशन नहीं किया कि नहीं भाई हम यहाँ पे 50-50% का गेम नहीं खेलेंगे। यूएस को क्या दिक्कत है भाई कि हम उनसे सामान नहीं खरीद रहे, और सही बात भी है यार, सही बात भी है। मान लीजिए कि मैं, मेरी एक दुकान है और आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान से मैं 5 रुपए का सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, और आपको बेच रहा हूं 50 रुपए का, और हालांकि आपकी दुकान में जो सामान पड़ा उसकी जरूरत मेरे को है, लेकिन मैं वो सामान कहीं और से खरीद रहा हूं, तो आपको भी गुस्सा आएगा भाई, सीधी सी बात है। तो भारत ने इस बात को समझा और इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भारत को सलाह दी। ठीक है बच्चों, कई लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, अरे भैया मोदी को गाली देने का मतलब, मोदी को इकोनॉमिस्ट नहीं है, मोदी कोई अर्थशास्त्री नहीं है, मोदी को सलाह दी जाती है, एडवाइजर्स की सलाह दी जाती है। एडवाइजर जो होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जैसे बड़े बड़े ऑफिसर सलाह देते हैं कि सर हमारी अर्थव्यवस्था में ये हाल हो रहा है, ये हाल हो रहा है, वो हाल हो रहा है, इसके हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये मोदी सिर्फ आगे बढ़ के फैसला सुनाता है, बाकी डिसीजंस हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो मोदी को गाली देने कोई मतलब नहीं है, फैसला जरूरी था और निहायत ही जरूरी था। कहीं पता चल रहा कि आप ही के गांव के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तब आपको पता चलता कि नहीं यार ये मोदी बहुत सही काम कर रहा है। ठीक है, नो डाउट बच्चों, हो सकता है कि काफी लोग ये बोले, पक्ष विपक्ष ये बोले कि यार मोदी झुक गया, मोदी झुक गया। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, बट हाँ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि, और मैं बार बार बोलता था कि ट्रंप है ना भारत का दुश्मन नहीं है, ट्रंप भारत का दुश्मन नहीं है। अगर ट्रंप भारत का दुश्मन होता ना तो वीजा बैन किया ना 75 देशों का, तो इंडिया का भी वीजा बैन कर देता। ट्रंप भारत का दुश्मन नहीं है भाई साहब। आज भी मिलिट्री एक्सरसाइज जितना ट्रंप अच्छे से कर रहा है, आज भी जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था अच्छे से ही कर रहा है भाई, जितने डील हो रखी है अच्छे से ही कर रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। ट्रंप ने कभी भी इंडिया के खिलाफ जाकर के लड़ाई नहीं लड़ी है, कभी भी इंडिया के खिलाफ जाकर के युद्ध नहीं लड़ा है, नो डाउट। लेकिन हाँ यहाँ पे ट्रंप का कहना जायज है कि भैया मैं इतना सामान खरीद रहा हूँ, तुम भी थोड़ा भारत से, हमारे यूएस से खरीद लो, तेल तो मैं भी तुमको बेच सकता हूँ, क्यों रशिया से आप तेल खरीद रहे हो भाई, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस तो मैं भी आपको बेच सकता हूँ, क्यों आप रशिया से ही खरीदोगे। यानी कि मेरा पैसा आपके पास जा रहा है जनाब, तो आपका पैसा भी तो मेरे पास आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि वो सामान मेरे पास नहीं, मेरे पास है वो सामान, आप फिर भी रशिया से खरीद रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर। तो इंडिया ने भैया रिटेलिएशन नहीं किया कि तुमने 50% लगाया तो मैं भी 50% लगाऊंगा। इंडिया ने इंपोर्ट को बढ़ा दिया कि भैया चलो यूएस से हम सामान ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और रिजल्ट क्या हुआ, जो भारत का ट्रेड सरप्लस था ना वो कम हो गया, और यूएस का जो घाटा हो रहा था ना अमेरिका का, वो थोड़ा सा कम हो गया। देखिए कितना, अभी देखिए 3.17 बिलियन अप्रैल में था घाटा, और 1.73 बिलियन घाटा हो गया। यानी कि देखिए कितना, तकरीबन तकरीबन 2% के आसपास, 2 बिलियन के आसपास घाटा कम हुआ है यूएस का, यहाँ पे 2 बिलियन के आसपास घाटा कम हुआ है। उसके बाद आप देखोगे यूएस का इंपोर्ट जो है ना, हम जो आयात करते थे यूएस से, कितना 3.60 बिलियन हम लोगों ने अगस्त में किया, बढ़ाया, और वो बढ़ के कितना हो गया अक्टूबर तक आते आते 4.84 बिलियन। यानी कि हमने इंपोर्ट को बढ़ाया, जिसकी वजह से यूएस का घाटा अपने आप ही कम हो गया। तब अपने आप डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आई कि नहीं भाई इंडिया समझ रहा है, ठीक है, इंडिया समझ रहा है इन सारी बातों को। तो अब बातचीत दोबारा शुरू हो चुकी थी। अभी देखिए एनर्जी रिबैलेंसिंग की बात हो रही है, ऑयल डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं। यूएस ने क्या किया, अब भारत यहां पे क्यों मजबूर हो गया डिसीजन लेने के लिए, ध्यान सुनिए। एक तो इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, और दूसरा देखिए क्या है, भारत ने, देखिए यूएस ने क्या कर दिया, सैंक्शन लगा दिया, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, रशिया के ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब भैया रशिया जिससे हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं उसी पे सैंक्शन लगा दिया। एक तरफ हम लोग यूएस से नहीं खरीद रहे हैं, और जिस पे खरीद रहे हैं उस पे लगा दिया सैंक्शन, तो भैया भारत तो डूबेगा ना, ऑयल आएगा कहां से हमारे पास, सीधी सीधी बात है। तो भारत ने सोचा कि किसी एक सोर्स पे अगर हम लोग डिपेंड रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था डूबेगी भाई। अगर एक सोर्स पे मान लो कि मैं कहीं एक जगह से खाना खाने जा रहा हूं, है ना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना एक ही ढाबे से खा रहा हूं, और वो ढाबा बंद हो जाएगा, और बाकी ढाबे से मैं झगड़ा झगड़ा कर चुका हूं, लड़ाई कर चुका हूं, तो भाई तीनों टाइम का मेरा खाना चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक टाइम सुबह वो ढाबे में, दोपहर वो ढाबे में, रात को वो ढाबे में खाऊंगा। एक बंद भी हो गया तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे ढाबे से बोल दूंगा भैया तू 2 टाइम का खाना बना देना, दो बंद हो गए तो कोई बात नहीं, तीसरे से बोल दूंगा 3 टाइम का खाना तेरे पास ही खाऊंगा। एक सोर्स नहीं रखना है,
समझिए इस बात को, एक सोर्स नहीं रखना है। वही यहां पे किया गया है कि भैया जो रशिया पे तो सैंक्शन लग गया है, तो रशिया का ऑयल सप्लाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो इंडिया ने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से तेल खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखोगे यूएस का जो शेयर है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट में, यानी कि अब भारत ज्यादा खरीदने लग गया किससे, और बहुत ज्यादा फर्क नहीं, मैं बताऊंगा कितने आंकड़े हैं, ठीक है, 3-4%, ठीक है, किससे, अमेरिका से ज्यादा ऑयल खरीदने लग गया। तो जिसकी वजह से 4.43% से बढ़ करके ऑयल इंपोर्ट कितना हो गया, 7.48, यानी कि 4.43% से बढ़ करके 7.48% हो गया। यानी कि इतना हम लोगों ने ज्यादा ऑयल खरीदा है, किससे, यूएस से, क्लियर पॉइंट। और रशिया से हम लोगों ने कितना खरीदा है, कम, तो 37.88% हम लोग खरीदते थे रशिया से, वो कम होकर 32.18% का आ गया है, ठीक है। अब यूएस ने देखा कि बात सही है भाई साहब, ठीक है, अब इंडिया थोड़ा थोड़ा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये डील फाइनलाइज हुआ है, तो 5th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का सप्लायर बन चुका है हमारा यूएस, यानी कि यूएस हम 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल लेते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर बन चुका है यूएस। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक और सेशन में कि यूएई जो है भाई साहब सेकंड नंबर पे है एलएनजी के सप्लाई में, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सप्लाई में। क्योंकि यूएई के साथ एक अभी जस्ट एक हफ्ते पहले डील हुई थी, ये डील के थोड़े 4-5 दिन पहले डील हुई थी। तो उस डील के अनुसार एलएनजी का सेकंड सप्लायर कौन बन चुका था, हमारा यूएई बन चुका था, और टॉप पे आपका कतर था। लेकिन अब ये यूएस के साथ जब ये डील हुआ, तो सेकंड रैंक पे अमेरिका आ चुका है एलएनजी के सप्लायर में, और फर्स्ट पे ऑफ कोर्स वो कतर ही चल रहा है, और थर्ड पे आप लोग देखोगे यूएई को, क्लियर। इस डील के बाद, ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि यूएस के साथ और भी एक डील है न्यूक्लियर पावर को लेकर के। देख ले, न्यूक्लियर पावर यानी कि यूरेनियम थोरियम से जो हम बिजली बनाते हैं ना, वो पोल्यूशन फ्री होती है, यानी कि उससे पोल्यूशन बहुत ही कम क्रिएट होता है, यानी कि आप देखोगे कि प्रदूषण बहुत कम होता है वहां पे। तो हमको यूरेनियम थोरियम की जरूरत है, ताकि हम लोग क्या करें, अपनी देश में ऐसी बिजली बनाएं जिससे कि हमारी प्रदूषण को, वातावरण को, मतलब वातावरण को कम नुकसान पहुंचे, प्रदूषण बहुत ही कम हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक डील किया अमेरिका के साथ, और वो डील क्या कह रही है, 1 साल का एग्रीमेंट किया, 1 साल का एग्रीमेंट किया है हम लोगों ने, ठीक है, कि भैया 2.2 मिलियन टन ऑफ एलपीजी फ्रॉम यूएस, यानी अमेरिका से हम लोग 2.2 मिलियन टन का क्या, एलपीजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेंगे। एलपीजी अकाउंट्स फॉर, देखना एलपीजी का कितना ज्यादा महत्व है, 10% ऑफ इंडिया का टोटल एलपीजी इंपोर्ट, ठीक है, अब यूएस से होगा। समझिए कितना, 100% में से 10% टोटल इंपोर्ट कहां से होगा, यूएस से होगा। अब दूसरा आप एक और इंपॉर्टेंट डील देख लीजिए कि इंडिया ने ओपन कर दिया है न्यूक्लियर सेक्टर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि भैया अब देखिए न्यूक्लियर सेक्टर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहे हैं, एफडीआई में भी हम लोग ओपन है, कोई भी देश यहां पे आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है हमारे देश में। क्लियर, देखो बच्चों, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा, यानी कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही कम क्रिएट होगा। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखना। तो अब देखोगे यहाँ पे भारत ने बोला है कि ठीक है आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने दो। तो यूएस यहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और किस तरीके का प्लांट आप लोग लगा सकते हो, तो आप लोग देखो लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स लगा सकते हो, यानी कि बहुत बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स लगा सकते हो, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी लगा सकते हो, यानी कि रिएक्टर्स जो कि बिजली बनाते हैं यूरेनियम थोरियम से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं, यानी कि अपने देश में किस तरीके का पॉलिसी में थोड़ा एक रीसेट किया, चेंज आए हैं और क्यों चेंज आए हैं देख लेते हैं। यानी भारत के इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं वो देख लेते हैं। ट्रेड अनसर्टेनिटी कॉस्ट, ठीक है, अभी देखिए जो व्यापार था ना हमारे देश में ऊपर नीचे हो रहा था काफी ज्यादा, ऊपर नीचे हो रहा था काफी ज्यादा, जिसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो का मतलब पूंजी का बाहर जाना, यानी कि पूंजी का बाहर जाना बोले तो भैया देश के बाहर जाना, पूंजी देश के बाहर जा रही थी। एमएसएमई काफी ज्यादा नुकसान में था, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग और जो मीडियम एंटरप्राइजेस थे, यानी कि जो मध्यम वर्गीय जो एंटरप्राइजेस थे, वो आप लोग देखोगे कि काफी ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे थे, ठीक है बच्चों। अब गवर्नमेंट करेक्टिव मेजर्स, तो गवर्नमेंट ने क्या लिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये अब ये क्यों जा रहे थे भाई साहब, क्यों नुकसान हो रहा था इन लोगों का, कि गवर्नमेंट का ना रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा थे कि भैया आपको यही क्वालिटी बनानी है। अब यहाँ पे कंपनियों का क्या हो रहा था, भैया क्वालिटी चेक कराओ, 4 इंजीनियर अलग लगाओ, फिर अलग अलग प्रोसेस से जाओ, तो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल खर्चा हो जाता था कंपनियों का। तो सरकार ने बोला नहीं यार इतना ज्यादा खर्चा नहीं करवाना, तो सरकार ने क्या किया, रोल्ड बैक रिस्ट्रिक्टिव क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि बहुत पहले क्वालिटी कंट्रोल का एक ऑर्डर दिया था कि यही क्वालिटी आप लोग बनाओगे, इसी तरीके की क्वालिटी आप लोग बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे तो आप लोग
एक्सपोर्ट कर सकते हो, विदेशों को बेच सकते हो। भारत ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको हम इसका एरिया एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, इससे ज्यादा आप लोग एक्सपोर्ट कीजिए, अब क्वालिटी कंट्रोल का कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनियां घटिया सामान बनाने लग जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आप क्वालिटी अच्छी बनाओ, नो डाउट अच्छी बनाओ। हाँ, आपको जो चेक करवाने के लिए, प्रोसेस के लिए 3-4 इंजीनियर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रखने पड़ते थे, तो वो आप टेंशन मत लो, आप अच्छी क्वालिटी बनाओ, बट हाँ आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हमारे कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए 11% का जो कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो हटा दिया है भारत ने, वो हटा दिया है कि नहीं भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब नहीं कॉटन पे लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि ज्यादा ज्यादा हम लोग देखेंगे कपड़ा उद्योग का यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगा। उसके बाद देखोगे कि जैसे कि मैंने बताया कि भारत जो है ना अलग अलग मार्केट अब ढूंढना शुरू कर चुका है, तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ और ओमान के साथ भी डील कर लिया है। भारत अभी यूरोपियन यूनियन जीसीसी, जीसीसी का मतलब क्या होता है, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, जिसमें 6 देश, आपको 6 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है बच्चों, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ईएयू, ये तीनों के साथ मिलकर के भारत और ज्यादा सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, सामान खरीदने की कोशिश कर रहा है, भारत अलग अलग क्षेत्र ओपन करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप, और ये पूरा मकसद क्या है कि भारत रिड्यूस करना चाहता है, यानी कि कम करना चाहता है क्या, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन मार्केट, किसी एक देश के बाजार पे डिपेंडेंसी को अपना कम करना चाहता है भारत, और यही इसका मेन मकसद है। क्लियर बच्चों? तो ओवरऑल आप लोग देखोगे कि सिग्निफिकेंस, यानी इस डील का मकसद क्या है, इस डील का मकसद है कि भाई साहब जो यूएस के साथ डील का मकसद क्या है और यूएस का डील इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अमेरिका हमारे देश में जितना मर्जी सामान बेचे बिना टैक्स का, और हम अमेरिका के देश में बिना टैक्स का सामान बेचे, फ्री ट्रेड नहीं है भैया। 18% है तो टैक्स, फ्री ट्रेड किस बात का हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी डील अभी चल रही है, बहुत सारी डील अभी स्टिल अंडर नेगोशिएशन, बात चल रही है बहुत सारी डील के लिए, जब होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब एडवांटेज क्या है भारत के लिए, यानी कि भारत को अब इन सबसे फायदा क्या होगा। अभी इंडिया नाउ फेसेस वन ऑफ द लोवेस्ट यूएस टैरिफ इन एशिया, यानी कि एशिया में सबसे कम टैरिफ यूएस का इंडिया के ऊपर ही 18%, ठीक है बच्चों, सबके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादा है। नाउ इंडिया शोज इंडिया शिफ्ट टूवर्ड्स, इंडिया शिफ्ट कर रहा है फ्लेक्सिबल ट्रेड पॉलिसी, यानी कि पहले सख्त ट्रेड पॉलिसी थी, व्यापारिक नीतियां बहुत सख्त हुआ करती थी, नहीं भाई अब धीरे धीरे इंडिया फ्लेक्सिबल, यानी जरूरत के हिसाब से अपनी नीतियां बना रहा है, बदल रहा है। और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिला, इंडिया की आंखें खुल चुकी हैं कि भाई साहब किसी एक सोर्स पे हम लोगों को नहीं डिपेंड रहना, अलग अलग सोर्सेज को हम लोगों को लेकर के साथ में चलना है, ठीक है बच्चों। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बच्चों, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।